नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट जो कंटिन्यू कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की क्लासेज है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं। राजस्थान CHO एग्ज़ाम के लिए, NHM के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए और नोटसेट जैसे लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लासेज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज रहने वाली है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को कंटिन्यू वॉच करें, क्योंकि जो सिलेबस, जो मैटर, जो की पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। तो चलिए फंडामेंटल की इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं की पॉइंट्स के साथ। आज का हमारा पहला की पॉइंट्स रहेगा कि पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया। पेनलेस ब्लीडिंग क्या है? पेनलेस जो ब्लीडिंग है वो क्या है? क्लिनिकल फीचर है किस चीज़ का? प्लेसेंटा प्रेविया क्या। एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग होता है, क्लिनिकल फीचर होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा का। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, दो कंडीशन है। अगर पेनलेस ब्लीडिंग है, पेन नहीं है ब्लीडिंग के दौरान, तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर काउंट करेंगे। और अगर पेनफुल ब्लीडिंग है, पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अब्रप्शिया प्लेसेंटा के द्वारा हम मानेंगे या जानेंगे। दर्द रहित अगर रक्तस्राव है तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया ही कहा जाएगा, और दर्द के साथ है, दर्दनाक अगर सक्रिय रक्तस्राव है तो उसको प्लेसेंटा एब्रेप्शियो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि व्हेन द अपर सेगमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जब ऊपरी खंड सिकुड़ता है, अपर सेगमेंट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब जो लोअर सेगमेंट है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस जो एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? इस एक्टिविटी का क्या नाम दिया जाता है? तो इस एक्टिविटी का नाम है पोलैरिटी ऑफ द यूटेरस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलैरिटी ऑफ यूटेरस का मीन्स है वो क्या होता है, या पोलैरिटी ऑफ यूटेरस किसे कहा जाता है? तो पोलैरिटी ऑफ यूटेरस का मतलब होता है कि जब ऊपरी खंड सिकुड़ता है, जब अपर सेगमेंट है वो कॉन्टैक्ट होगा, तो जो लोअर सेगमेंट है वो ऑटोमेटिक है वो रिलैक्स हो जाएगा। इसे कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। नेक्स्ट नंबर है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के पहले 8 से 10 सप्ताह तक जो प्लेसेंटा का कार्य करने के लिए कौन सा हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है? मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, जो हार्मोन जिम्मेवार है कम से कम पहले 10 वीक तक, उस हार्मोन का नाम पूछा गया है। तो वो होगा HCG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। HCG हार्मोन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आज का हमारा जो की पॉइंट्स रहेगा वो रहेगा ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम। एक मेथड है हीट ट्रांसफर के, 4 मेथड मैंने आपको बताए थे। आप पिछली क्लासें जाके कंटिन्यू देखें, उसके अंदर मैंने 200 से भी ज़्यादा की पॉइंट्स है वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप वो क्लास जाके विजिट करें। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट लॉस थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो जैसे कि कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोल्ड स्पंजिंग करते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हीट है वो ट्रांसफर होती है एक से दूसरे के अंदर। तो वो क्या होता है, उस तरह के जो मेथड है हीट ट्रांसफर का, जो मेथड है उस मेथड को कंडक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। वो मेथड होता है वो कंडक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच ऑफ द कलर कोड इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी केसेस इन ट्रायज सिस्टम। ट्रायज सिस्टम होता है, ट्रायज सिस्टम के अंदर जो इमरजेंसी के लिए जो कलर कोड यूज किया जाता है, कलर कोड यूज किया जाता है, तो इमरजेंसी के लिए जो कलर कोड होगा वो होगा रेड कलर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेड कलर। ट्रायज सिस्टम के अंदर इमरजेंसी के अंदर यूज किए जाने वाला कलर कोड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कुबलर रोस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ। कुबलर रोस एक नियम है, कुबलर रोस एक रूल्स है, उसके अंदर क्या होता है 5 सक्सेसिव स्टेज होती है, 5 सक्सेसिव स्टेज होती है किसकी? डेथ एंड डाइंग आर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है डेथ हो चुकी है कि डाइंग आर, तो उसके अंदर 5 चीजें होती है। तो 5 चीजों के बारे में पूछा गया है। कुबलर रोस के अनुसार जो मृत्यु के मरने के जो 5 जो कर्म की चरण है उसको हम स्पष्ट करते हैं डाबडा के नाम से। ठीक है, उसको जाना जाता है डाबडा के नाम से, और डाबडा का कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, DABDA, डाबडा के नाम से इसको जाना जाता है डाबडा। डाबडा की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो डाबडा की फुल फॉर्म D फॉर डेनियल, A फॉर एंगर, B फॉर बार्गेनिंग और D फॉर डिप्रेशन एंड A फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो डाबडा की फुल फॉर्म यही होगी कि डेनियल डिनाइल करेगा, एंगर होगा, बार्गेनिंग होगा, डिप्रेशन होगा और एक्सेप्टेंस होगा। तो ये
5 चरण है कुबलर रोज 5 स्टेज नियम सक्सेसिव स्टेज के डेथ के, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए राइगर मोर्टिस। नेक्स्ट नंबर देखिए राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मोर्टिस क्या होता है? स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। बॉडी क्या, एक तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, वो टोटली बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। सेकंड क्या होता है कि जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। थर्ड क्या होता है कि उसका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मोटिस है जो डेथ के अगर जस्ट बाद में क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो जो स्टिफनेस और रिजिडिटी होती है मसल्स की, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं राइगर मोटिस के नाम से जानते हैं। उसको हम राइगर मोटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि प्राइमी ग्रेविदा सर्वाइकल डायलेशन इन द एक्टिव फेज इज फर्स्ट सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर पर होर। अगर प्राइमी ग्रेविदा है, प्राइमी ग्रेविदा कोई लेडीज है, प्राइमी ग्रेविदा है, पहली बार उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसका जो सर्वाइकल डायलेशन है, तो उसका जो एक्टिव फेज के अंदर, जो फर्स्ट फेज के अंदर वो क्या रहेगा कि 1 सेंटीमीटर उसका डायलेशन होगा हर घंटे, ठीक है। सक्रिय चरण में यानी कि प्राइमरी ग्रेविदा का जो एक्टिव फेज है, सक्रिय चरण के अंदर जो ग्रीवा का जो फैलाव रहेगा, जो सर्वाइकल का डायलेशन रहेगा, वो 1 सेमी प्रति घंटे के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट अकर जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ऐसा इन सभी के अंदर से कौन सा शब्द है जो गर्भाशय ग्रीवा के पतले होने और छोटा होने को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मैंने मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की क्लास में पढ़ाया हुआ है। उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया कि एफेसमेंट, उसकी जो टर्मिनोलॉजी की क्लास है, टर्मिनोलॉजी क्लास आप देखो तो एफेसमेंट का मैंने आपको वर्ड का मीनिंग बताया है कि गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना, सर्विक्स है गर्भाशय सर्विक्स का, उसका थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो उसका मतलब जो ड्यूरिंग लेबर के दौरान हम उसको यूज करेंगे, उसका नाम होता है एफेसमेंट। एफेसमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। अगर पेनलेस ब्लीडिंग, तो पेनलेस ब्लीडिंग के बारे में जस्ट अभी मैंने ये क्लास स्टार्टिंग टाइम में मैंने बताया था कि अगर पेनलेस ब्लीडिंग है तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया के नाम से जानेंगे। और अगर पेनलेस ब्लीडिंग के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको क्लास स्टार्टिंग के टाइम में बताया था कि अगर पेनलेस ब्लीडिंग है तो उसको प्लेसेंटा प्रेविया के नाम से काउंट करेंगे, और अगर पेन फुल एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसको हम प्लेसेंटा अब्रक्शियो के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ग्लास मटेरियल एंड विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग आर डिस्पोज्ड इन। जो ग्लास मटेरियल है, जो कांच का जो मटेरियल है, ग्लास मटेरियल जो ये कांच का जो मटेरियल है, या विदाउट साइटोटॉक्सिक ड्रग है, बिना किसी ड्रग के खाली अगर है, तो उसको हम कौन से जो बॉक्स के अंदर है, कौन से बिन के अंदर हमें वो डालेंगे? तो ये सीएचओ पंजाब सीएचओ का एग्जाम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो कांच की सामग्री या बिना किसी साइटोटॉक्सिक दवाओं का जो निपटान हमें कौन से बॉक्स में करेंगे? तो वो करेंगे हम नीले बॉक्स में, नीले कलर का जो बॉक्स होगा उसके अंदर हम करेंगे। बेंगलोर मेथड इज ए मेथड ऑफ। बेंगलोर जो मेथड है, बेंगलोर मेथड है वो कौन किस चीज का मेथड है? तो उसको वेस्ट डिस्पोजल का मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नीडल्स एंड हब शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ हिम इन। नीडल और हब मतलब सुई और हब को पंचर प्रूफ कंटेनर में निपटाना। पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पंचर प्रूफ कंटेनर। एक पंचर प्रूफ कंटेनर होता है, उसके अंदर जो नीडल्स जो भी होती हैं या हब होती है, उन सभी को क्या किया, निपटान उसका किया जाता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट रहेगा कि इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चों के अंदर जो दवा की खुराक है उसकी गणना किसके आधार पर की जाती है? तो वेट के अनुसार। बच्चों की जो डोज है, जो भी मेडिसिन की डोज है वो दी जाती है, तो वो वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हिपामर्ज इंजेक्शन। हिपामर्ज एक इंजेक्शन होता है जिसमें एल ऑर्थोनिन एल एस्पार्टेट होता है, कंटेन्स एल ऑर्थोनिन और एल एस्पार्टेट, ठीक है। ये इससे बना होता है। इज यूज्ड फॉर, वो किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर लीवर डिजीज लाइक लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर की जो बीमारियां होती है, लीवर सिरोसिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया या जॉन्डिस अगर हो गया है, तो हेपामर्ज इंजेक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है। हेपामर्ज इंजेक्शन का उपयोग लीवर के लिए किया जाता है, लीवर की जो बीमारियां होती हैं उनको हल करने के लिए किया जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज, ठीक है। ये क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, ब्लू बॉडी का ब्लू हो जाना, ठीक है, और
किसकी कमी, स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर वो हो जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो होता है साइनोसिस, साइनोसिस के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फिटल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फिटल डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ टेस्टिकल्स डिसेंड इनटू द सेक्रोटम बाई, भ्रूण के गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर जो अधिकांश अंडकोश होते हैं वो 28 वीक पर क्या होते हैं, डिसेंट अंडकोश में उतराते हैं। कब उतराते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 वीक, ठीक है। 28 वीक के अंदर क्या टेस्टिकल्स है वो डिसेंड हो जाते हैं और सेक्रोटम पार्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन एक्टिव फेज ऑफ द लेबर द रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टी ग्रेविदा इज एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। मल्टी एक्टिव फेज के अंदर मल्टीपेरा का यहाँ पर आया है, एक्टिव फेज है लेबर की और रेट ऑफ डायलेशन हम दे रहे हैं सर्विक्स इन मल्टी ग्रेविदा के अंदर दे रहे हैं, तो रेट रहेगी 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। तो प्रसव के सक्रिय चरण जो अपने फर्स्ट में पढ़ा था, में बहुगर्भवती जिसने 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म पहले दे चुका है, तो वो या दो से दूसरी बार जो मदर बनी है 2 से ज़्यादा बार वो गर्भवती हुई है, तो वो क्या करेगी, उसकी गर्भाशय ग्रीवा का जो फैलाव की दर है वो 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मल्टी ग्रेविदा ड्यूरिंग लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इज 0.35 सेंटीमीटर पर आवर एंड इनटू एक्टिव फेज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। ये जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर एक्टिव फेज में रहेगी तो 0.5 सेंटीमीटर और अगर वो लेटेंट फेज के अंदर है तो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से सर्विक्स का डायलेशन होगा। स्कर्ब थाइपस आल्सो नोन एज बुश थाइपस is a disease caused by a bacteria called Orientia टिस्टिचुगामुशी। स्क्रब टाइफस जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है एक बीमारी है। स्क्रब टाइफस क्या है, जिसे बुश टाइफस भी कहा जाता है, एक बीमारी है जो क्या होता है ओरिएंटेंटिया तत्सुगामुशी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होती है। तत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ये वर्ड थोड़ा सा टफ है, थोड़ा आप इसको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्क्रब टाइफस बीमारी है जो अभी हमने पढ़ी है, इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्शन चिगर्स यानी कि लार्वल माइट्स के द्वारा। स्क्रब टाइफस जो संक्रमित चिगर्स है, लार्वल माइट्स के काटने से रोगों में फैलता है, लोगों में ये स्प्रेड होता है। A specific type of bacteria that not have cell wall or lack of cell wall bacteria। एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो जिसके पास सेल वॉल नहीं है और सेल वॉल की कमी है, उस तरह के बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। उस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको हम, जिसके पास सेल नहीं है, सेल वॉल नहीं है और लैक ऑफ सेल वॉल है, तो उस बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। थर्ड स्टेज का क्वेश्चन है लेबर का, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फीटस टू विच प्लेसेंटल एंड मेम्ब्रेन एक्सपल्सन अकर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, ये जो गायनाकोलॉजी की क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कि एक्सपल्सन होगा, ठीक है, इस प्लेसेंटल का और मेम्ब्रेन का, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का जो एक्सपल्सन है वो किस स्टेज में होगा, थर्ड स्टेज के अंदर। कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज, कार्डिनल जो मूवमेंट्स हैं अकर बिफोर एक्सपल्सन, एक्सटर्नल रोटेशन, निष्कासन से पहले जो कार्डिनल मूवमेंट होता है वो होता है बाहरी रोटेशन, ठीक है। कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन, अगर एक्सपल्सन हो रहा है फिटस का एक्सपल्सन होने से, भ्रूण का बाहर आने से जस्ट पहले एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल रोटेशन, वो एक्सटर्नल रोटेट करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑफ द सर्विक्स बिकम थिन एंड इंडिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूटेरस। उस प्रक्रिया का नाम बताओ जिसमें द्वारा गर्भाशय ग्रीवा पतली और थिन हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो राइट आंसर रहेगा वो एफेसमेंट रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड स्टेज होती है वो होती है, बिगिनिंग होती है कहाँ से, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेकर के एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। दूसरा चरण जो होता है लेबर का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से लेकर के भ्रूण के निष्कासन तक रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोजेक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का जो
कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण सिफिलिस डिजीज होती है, तो उसका नाम होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। और ये क्या एक स्पोरोचिट बैक्टीरिया होता है, स्पोरोचिट बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्कर्ब टाइपस, जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओरिएंटल तत्सुगामोशी इसका नाम होता है। फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन असेस द यूटेरस फॉर टू एग्जीक्यूट एन अनडायग्नोज्ड ट्विन, किसी अज्ञात जुड़वा बच्चे के बाहर करने के लिए। टू डिटरमाइन ए बेसलाइन फंडल हाइट, आधारभूत फंडल ऊंचाई के लिए। टू डिटेक्ट द साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, प्लेसेंटा पृथक्करणों के संकेत का पता लगाने के लिए। टू डिटेक्ट एन ऑटोनिक यूट्रस का पता लगाने के लिए। तो इन सभी चीज के लिए क्या किया जाता है, फॉलोइंग प्लेसेंटल सेपरेशन है वो यूट्रस का हो सकता है। थर्ड स्टेज का मैंने आपको बताया कि भ्रूण के जन्म के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन्स होती है उसका निष्कासन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट्स फ्रॉम एन ए नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज नोन एज, मतलब किसी इन्फेक्शन पर्सन से किसी दूसरे अन इन्फेक्शन वाले पर्सन तक उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए एक प्रोसीजर है कि आइसोलेशन उसको कहा जाता है, अलग रखना मतलब, ठीक है, आइसोलेट एकांत में उसको रखा जाता है, तो उसको आइसोलेशन कहा जाता है। सेपरेशन करना इन्फेक्टेड पेशेंट का करना नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट से। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5 मई। वर्ल्ड का जो हैंड हाइजीन जो डे है वो कब मनाया जाता है, वो हर साल मनाया जाता है 5 मई को, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज, हैंड वॉशिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फंडामेंटल का, और ये बार बार कई बार रिपीट हुआ है। फ्रिक्शन इसका जो राइट आंसर रहेगा, फ्रिक्शन। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द पर्सन विशेज कन्वे ए मैसेज टू अनदर इज नोन एज, संचार प्रक्रिया मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति तक को संदेश देना चाहता है उसे कहते हैं सेंडर, ठीक है। इसके अंदर पांच चीज होती हैं, सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है, डिकोडर होता है, फीडबैक होता है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एस्पेक्ट होते हैं। उसके अंदर सेंडर जो फर्स्ट होता है, जो क्या करता है कि मैसेज, जो संदेश है, मैसेज को क्या करता है दूसरे तक सेंड करना चाहता है। विच ऑफ द ड्रग यू ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस का मतलब होता है नाइट बेड वेटिंग, मतलब रात के समय जो बेड गीला करते हैं बच्चे, अंदर यूरिन पास आउट कर देते हैं, उसको एन्यूरेसिस कहा जाता है, ठीक है। और उसके उपचार के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है उसको इमिपेरामाइन कहा जाता है। इमिपेरामाइन एक ऐसी ड्रग है जिसका यूज किया जाता है कि एन्यूरेसिस के जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे क्या होते हैं कि रात के टाइम में बेड बिस्तर गीला करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2020, एमटीपी एक्ट मैटरनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2020 के अनुसार क्या क्या चेंजेस कर दी है, क्या कोई चेंजेस हुए हैं, वो क्या है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाई वन डॉक्टर आरएमपी, ठीक है, 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर जो आरएमपी है के द्वारा गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाई 2 डॉक्टर टिल, अगर 24 वीक तक है तो यहाँ पर 2 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो चुका है तो उसके साइन क्या रहेंगे, गर्भनाल, लाइटनिंग ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड, जो गर्भनाल है वो बाहर की ओर लंबी हो जाएगी, लेंथनिंग है, ये लेंथ है वो गर्भनाल की, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो आउटसाइड तक बाहर की ओर लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर, द यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर, गर्भाशय है वो दृढ़ और गोलाकार का हो जाता है। द यूट्रस राइजेज इन द एब्डोमिनल, एब्डोमिनल का साइज है वो ऊपर उठ जाता है, गर्भाशय पेट के ऊपर उठ जाता है। एक गस्ट ऑफ ब्लड, खून का तेज बहाव होता है। तो ये सब इसके अंदर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग कैथेटर आर, कैथेटर का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, रेडिएशन जो मेथड है, रेडिएशन का जो मेथड है वो क्या बेस्ट मेथड रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोइंग स्टीम फॉर 20 मिनट्स ईच ऑन द 3 सक्सेसिव डेज इज, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें 100 डिग्री तक रखे गए माध्यम को लगातार 3 दिनों तक 20 मिनट तक भाप के पीछे रखा जाता है, उसको टेंडलीकरण कहा जाता है, ठीक है, उसको टेंडलीलाइजेशन कहा जाता है, टेंडलीकरण उसको कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप को बचाने के लिए, फुट ड्रॉप पैर गिरने से बचाने के लिए किस आरामदायक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए फुट बोर्ड का यूज किया जाता है। फुट बोर्ड का यूज किया जाता है फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। अगर किसी पेशेंट ने लीड पॉइजनिंग कर लिया है तो उसको एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको प्लम्बिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लम्बिज्म किसको कहते हैं? लीड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म कहा जाता है। शुगर कैन डस्ट कोज विच डिजीज। शुगर कैन डस्ट, शुगर कैन डस्ट ये बेगोसिस बाइनोसिस वगैरह का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसको मान सकते हो आप। शुगर कैन डस्ट कोज विच डिजीज। शुगर कैन डस्ट जो है वो बेगोसिस है नाम की डिजीज है, वो कोज करेगी। और ये एमपीसीएचओ का, राजस्थान का, एनएचएम स्टाफ नर्स का, सभी का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है। गन्ने के चूर्ण से जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, वो रहेगी बेगोसिस। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन फ्लूड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। जो हाइपरटोनिक फ्लूड होगा वो क्या करेगा? फ्लूड है वो शिफ्ट करेगा टिश्यू से ब्लड के अंदर। ठीक है, उत्तक से रक्त में किस प्रकार का विलयन द्रव स्थानांतरित होता है? तो हाइपरटोनिक जो द्रव है वो रहेगा। अकॉर्डिंग टू जो एमटीपी एक्ट 2020 के बारे में मैंने जस्ट अभी पीछे आपको बताया, तो अगर 1971 की बात करें एमटीपी एक्ट के अनुसार, तो क्या था कि टर्मिनेशन करा सकता है प्रेगनेंसी 1 डॉक्टर आरएमपी 12 वीक तक करवा सकता है, लेकिन टर्मिनेशन करा सकता है 2 डॉक्टर आरएमपी 20 वीक तक करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा की पॉइंट आज का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू ब्रेक इन्फेक्शन चेन। इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए मोस्ट जो प्रिंसिपल मेथड है वो कौन सा होता है? हैंड वॉशिंग। ठीक है, अगर इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करना है तो हैंड वॉशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। एंडोस्कोपिक कैथेटर आर स्टरलाइज्ड 62/10044 जेल। जो एंडोस्कोपिक जो कैथेटर होते हैं वो क्या होते हैं? 62/1044 जेल, मतलब जेल होती है, उससे है उसको निष्फल किया जाता है। ये एक जेल होती है एंडोस्कोपिक कैथेटर को क्लीन करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक सिरिंज है होती है, उनको स्टरलाइज किया जाता है गामा रेज के द्वारा। प्लास्टिक जो सिरिंज जो यूज की जाती है, प्लास्टिक सिरिंज, उनको स्टरलाइज, प्लास्टिक सिरिंज को जीवाणु रहित करना होता है तो वो किससे किया जाता है? गामा रेज के द्वारा उसको किया जाता है। टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट इन बॉइल्ड वाटर फॉर। स्टरलाइज करना, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टरलाइज कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को कम से कम कितने टाइम तक? 10 मिनट तक क्या बोल डुबले हुए पानी के अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 5वीं की पॉइंट की इंपॉर्टेंट क्लास। दोस्तों इसी तरह मैं अभी कम्युनिटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि सब्जेक्ट है सीएचओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। की पॉइंट्स की क्लासेस मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस हो। कम्युनिटी के अलावा भी आपको जिस सब्जेक्ट की क्लासेस की पॉइंट्स के रूप में चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है की पॉइंट्स के जरिए आपको क्लियर करवाना चाहूँगा एग्जाम से पहले पहले। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को कंटिन्यू वॉच करें, पूरा वॉच करें। जिन लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देखें ताकि आपको पूरी तरह से जो क्लासेज है वो समझ आए। और मिलते हैं इसी तरह की एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बेस्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।